Hello students, welcome to Multi Education Corner. This is third lecture of Geography chapter Resources and Development. इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, हम इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस चैप्टर में एक टॉपिक सिर्फ लैंड रिसोर्स पर ही क्यों बेस्ड है? क्योंकि लैंड रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज स्टूडेंट्स, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, सो दैट लैंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लैंड रिसोर्स फाइनाइट है, लिमिटेड है, इसीलिए इसको केयरफुली यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इंडिया में अराउंड 43% प्लेन एरिया है, यानी प्लेन रीजन है। इसके अलावा 30% माउंटेनियस एरिया है एंड 27% जो है वो प्लेट्यूज रीजन है। प्लेट्यूज का मतलब होता है हमारा हाई लेवल ग्राउंड्स। क्या आप लोग जानते हैं इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? स्टूडेंट्स, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पर सिर्फ 93% का ही हम सर्वे कर पाए हैं। यानी हमारे इंडिया में जितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 93% का ही सर्वे हो पाया है। रीज़न आप लोगों को मालूम है क्या? बिकॉज इसका रीज़न ये है, सम नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए इसका सर्वे नहीं हो पाया है। ओनली 93% का सर्वे हो पाया है और इसी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 7% एरिया का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, इंडिया का टोटल एरिया तो मैं आपको बता चुकी कितना परसेंट है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा हेक्टेयर्स में और एकर्स में भी ये एरिया दे रखा है, आप इसको डीपली स्टडी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात आती है नेट सोन एरिया की। और नेट सोन एरिया जो होता है वो टोटल जो सोन एरिया होता है कंट्री का, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूरी कंट्री में जितनी लैंड को क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। नेट सोन एरिया इज़ द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स इन अ कंट्री। स्टूडेंट्स, इंडिया के कुछ स्टेट्स में तो जैसे कि हमारा हरियाणा है, पंजाब है, इसका जो नेट सोन एरिया है वो 80% से भी ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो नेट सोन एरिया है वो 10% से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया जिस तरह से डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पर लैंड भी हर एरिया में अलग अलग टाइप की पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्दर्न प्लेन्स में बात करें तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट है और रेतीली मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेट सोन एरिया भी हमारे लैंड के अकॉर्डिंग, लैंड की वैरायटी के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम है नेट सोन एरिया, और अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात कर लें, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, इसमें अगर हम देखें तो 80% से भी ज़्यादा हमारा नेट सोन एरिया है। प्यारे बच्चों, इंडिया का जो एरिया है वो बहुत ही तेज़ी से कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेड होने लगा है। यानी इंडिया की जो लैंड है वो बहुत ही तेज़ी से कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेड होने लगी है। और इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 1.3 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अब तक हमारे इंडिया का लैंड एरिया डिग्रेड हो चुका है। डिग्रेड का मतलब होता है उसकी उर्वरक क्षमता जो है, फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई है, यानी डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अगर हम टोटल एरिया में परसेंटेज की बात करें तो हमारा 40% इंडिया का लैंड एरिया जो है वो अब तक डिग्रेड हो गया है। इसको हमें, अगर हम इस पर कोई स्टेप जल्दी नहीं लेंगे तो इंडिया का लैंड एरिया बहुत तेज़ी से डिग्रेड होता चला जाएगा और आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। क्रॉप्स यहाँ पर बहुत अच्छी फिर पैदावार होना बंद हो जाएगी, फर्टिलिटी मिट्टी की जो है वो कम हो जाएगी।
स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। तो लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में अगर हम देखें तो हमारी स्टेट हरियाणा और अगर पंजाब में हम देखें तो ओवर इरिगेशन की वजह से हमारी लैंड बहुत तेज़ी से डिग्रेड हुई है। इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगर हम देखें तो ओवर माइनिंग की वजह से बहुत तेज़ी से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में देखें तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। तो इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में जो लैंड के डिग्रेडेशन की वजह है, रीज़न है, वो भी अलग अलग ही है। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास बहुत से अलग अलग तरीके ही हैं और काफ़ी कामयाब भी हैं। अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें तो हम काफ़ी मात्रा में लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन के तो सबसे पहले मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन की वजह से इंडिया का लैंड बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा, यानी ओवर ग्रेजिंग और इरिगेशन और ओवर माइनिंग पर हमें कंट्रोल करना होगा। साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना होगा, अफॉरेस्टेशन करना होगा और इसके अलावा हमें प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्ट लैंड का करना होगा। वेस्ट लैंड जितना भी इंडिया में पड़ा हुआ है, खाली है, बेकार है, ऐसी भूमि है जिसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करें और सारे वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जिससे कि हम लैंड के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? ओवर मिनिंग, ओवर इरिगेशन एंड ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें, प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा और वेस्ट लैंड का मैनेजमेंट प्रॉपरली करें, तो हम लैंड डिग्रेडेशन की समस्या से बच सकते हैं और इस तरीके से हम अपने लैंड को वापस से यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने लैंड एज अ रिसोर्स के रूप में पढ़ा, अब हम सॉइल को एज अ रिसोर्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और सॉइल की अगर हम देखें जनरली तो बहुत सारे टाइप्स भी हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये तो आपको पता ही है, और बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है और ये बहुत सारे एनिमल्स प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? द लिविंग सिस्टम भी कहते हैं। याद रखिएगा, सॉइल को क्या और किसी और नाम से भी जो जाना जाता है वो क्या कहते हैं? उसको हम द लिविंग सिस्टम। सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इसको 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं? 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पर डिवाइड करते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अब वो 6 टाइप्स कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। 6 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल, सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ लैटेराइट सॉइल, फिफ्थ एरिड सॉइल एंड लास्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 टाइप्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और अब हम डीपली 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सॉइल जो है वो है हमारा एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल जो सॉइल है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोस्टली वाइडली स्प्रेड इन कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कोस्टल एरिया में जो हमारा प्लेन्स है वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल बहुत अधिक है और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी हमारी एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ओल्ड एलुवियल सॉइल और सेकंड वन इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम बांगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं। अब इस ओल्ड एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें कंकर नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है और इसको हम खादर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एलुवियल सॉइल में फास्फोरिक एसिड, लाइम एंड पोटाश कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल शुगर केन, पैडी और वीट की ग्रोथ में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट सॉइल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक हम इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट्स ब्लैक इन कलर में ये काली होती है
और सबसे ज़्यादा ये सूटेबल है कॉटन की ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती है। तो इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स एक नेम और मेंशन कर लीजिए, ये गुजरात में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर कॉटन बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में हमने बात कर ली कि ब्लैक होती है कलर में, कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सॉइल है वो है रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में अगर हम देखें तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में ही डेवलप होती है और कहीं नहीं पैदा होती है। इसके अलावा ये सॉइल, इसको रेनफॉल बहुत ही कम चाहिए होती है। सॉइल को जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर ईयरली रेनफॉल, इससे भी कम ही होना चाहिए। और इसके अलावा ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा लेटेराइट सॉइल। जो हमारी लेटेराइट सॉइल है इसको हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत इसलिए होती है इसको क्योंकि ये टी और जो हमारा कॉफ़ी है इसके लिए बहुत ही सुटेबल है इसकी ग्रोथ के लिए। और टी एंड कॉफ़ी दोनों ही फसलें हमारी ऐसी हैं जिसके लिए हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए होता है। तो इसलिए लेटेराइट सॉइल को भी हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और टी एंड कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, तो टी एंड कॉफ़ी जहाँ ज़्यादा पैदा होता है वहीं पर ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। असम, केरला, तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, तो लेटेराइट सॉइल भी इन्हीं स्टेट्स में हमारी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल है स्टूडेंट्स हमारी एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल अगर हम कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन होती है कलर में। इसमें सॉल्ट के कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एरिड सॉइल में सॉल्ट के कंटेंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है स्टूडेंट्स वो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग अपने कंटेंट रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेन फॉरेस्ट रीजन की बात करें तो यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा लोमी होती है और अगर हम वैली साइड्स की बात करें तो क्लेई होती है और अगर हम स्नो कवर्ड एरिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट सॉइल है वो अलग अलग फॉरेस्ट में इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में इसका टेक्सचर कैसा रहता है, लोमी रहता है। स्नो कवर्ड एरियाज में इसका टेक्सचर जो है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन क्या चीज़ होती है पहले इसको ही समझ लेते हैं। सॉइल इरोजन रिफर्स टू द वियरिंग अवे ऑफ द फील्ड्स टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्सेस। अब नेचुरल फिजिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज़ आंधी आ गई या बहुत तेज़ बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया जिसकी वजह से मिट्टी के ऊपर टॉप लेयर जो है ऊपर वाली जो फर्टाइल होती है वो बह गई या उड़कर दूसरी जगह चली गई। इसी को हम कहते हैं सॉइल का इरोड हो जाना, यानी सॉइल का इरोजन हो जाना। फिजिकल फैक्टर्स में विंड और वाटर सबसे बड़ी इसकी वजह है और टॉप लेयर को ये इरोड कर देते हैं। ठीक है, वॉश करके ले जाते हैं या अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इसको दूसरे और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि शीट इरोजन, गुली इरोजन, इनके नामों से भी इनको जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि काउंटर प्लोइंग कर सकते हैं हम, स्ट्रिप ड्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं हम, इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ इट्स टाइम टू फैक्ट का टाइम है। एक फैक्ट मैं आपको बताऊँगी। फैक्ट क्या है कि आपने इंडिया में 6 टाइप की सॉइल के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने टाइप की सॉइल साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं 6000 टाइप की सॉइल हमारे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में
या हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हम यूरोप की बात करें तो 10,000 टाइप्स ऑफ सॉइल वहाँ पर अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, रिमाइंड अगेन दीज ऑल things, and thank you so much for watching and have a good day.